नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा। आज हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के विषय में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार मौर्य शासकों ने अपना प्रशासन व्यवस्था स्थापित की और उसे एक सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित किया। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोतों के रूप में कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगस्थनी की इंडिका पुस्तक प्रमुख है, जिससे हमें मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था, जिसने पहली बार भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल में ही थी। अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण सर्वाधिक था। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग बताए हैं, जिसमें राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल अर्थात सेना, कोष और मित्र प्रमुख थे। केंद्रीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौर्य शासकों ने, विशेषकर अशोक ने, अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया। ये 5 प्रांत थे: उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी; अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी; कलिंग प्रांत, जिसकी राजधानी तोसली थी; दक्षिणापर्त, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरि थी; और अंतिम प्राची या प्राची, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र सबसे मध्य में था, अर्थात पटना जो वर्तमान में है, इसलिए वह पूरे मौर्य साम्राज्य की राजधानी माना जाता है। अब हम अगर इसके केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो राजा साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था। उसके बाद प्रांत आते थे, जिसका अधिकारी कुमार कहलाता था, और उसके बाद विषय, जिसका अधिकारी विषयक कहलाता था। स्थानिक 800 गांवों के समूह के अध्यक्ष को कहा जाता था। द्रोणमुख 400 गांवों का समूह कहलाता था। कवटिक 200 गांवों का समूह, संग्रहण 100 गांवों का समूह कहलाता था। साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। स्थानिक, द्रोणिक, कवटिक, संग्रहक, इसका प्रमुख गोप कहलाता था। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत राजा के सहयोग हेतु 18 अधिकारी का समूह था, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। यहाँ मंत्रियों को तीर्थ या महामात्य, अमात्य कहा जाता था। मंत्रियों की नियुक्ति उपधा परीक्षण द्वारा होती थी। युक्ति तथा उपयुक्ति केंद्रीय तीर्थ एवं अध्यक्षों के नियंत्रण में कार्य करते थे। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। नगर प्रशासन के विषय में मेगस्थनीज की इंडिका में वर्णन मिलता है। यहाँ पर पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके विषय में इंडिका में उल्लेख मिलता है कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा होता था। इन 30 सदस्यों से 6 समितियों का निर्माण किया गया। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों के आने जाने पर निरीक्षण करती थी। तृतीय जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन का कार्य करती थी। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय का निरीक्षण किया करती थी। और छठी समिति विक्रय कर वसूलने का कार्य करती थी। इस प्रकार मौर्य प्रशासन मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ था: केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र के लिए नगर प्रशासन की भी व्यवस्था थी। तो हम पाते हैं
कि भारत में प्रथम केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई और वहाँ पर एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित हुई, एक सुव्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की गई। आपको ये क्लास कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश की है कि आपको ये नक्शों के माध्यम से लिखित रूप से मौर्य प्रशासन को समझाया जा सके ताकि आप इसका लाभ उठाएं। आप चाहें तो इसे अपने रजिस्टर में लिख लें और उसे बार बार देखें, वीडियो को बार बार सुनें ताकि आपको मौर्य प्रशासन के प्रमुख तथ्य याद हो जाएं। अब अगली क्लास में हम अशोक से संबंधित मुख्य तथ्यों को लेकर आएंगे, उसके धम्म के विषय में चर्चा करेंगे। यह जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी, क्योंकि उनके सिलेबस का ये प्रथम पेपर का भाग है। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।